सबको जुले। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड्स में हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ग्लूकोज का। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने आपसे ये कहा था कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, बहुत सारे यानी 5 OH ग्रुप्स होते हैं, 5 में से 4 OH ग्रुप मैंने कहा था सेकेंडरी होते हैं और एक OH ग्रुप सेकेंडरी नेचर का होता है। और उसके अलावा हमने कहा था कि उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। तो इसलिए हम ग्लूकोज को क्या कह सकते हैं, हेक्सोज कह सकते हैं, या एल्डो हेक्सोज कह सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन है। तो हमने अभी आपसे कहा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ग्लूकोज वो तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज को दिखानी चाहिए जो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं। बेशक मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस जो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं वो ग्लूकोज दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर आप ट्रीट कर लेते हो एल्डिहाइड्स को, तो आपको पता है कि क्या बनता है, हाइड्रोजन क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रीन्स बनते थे। तो ग्लूकोज को भी जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमें क्या बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन्स बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन्स। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को, जिस तरह एल्डिहाइड्स को अगर हम रिएक्ट कर लें, एल्डिहाइड्स को अगर हम रिएक्ट कर ले माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, फर्स्ट करो टोलेंस रिएजेंट के साथ, फिलिंग्स रिएजेंट के साथ, तो हमने कहा था कि इनकी रिडक्शन होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ग्लूकोज को भी जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर लें, जैसे फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लें, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लें, तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो जाती थी और आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। मगर डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जो तमाम रिएक्शंस एल्डिहाइड्स दिखाते हैं वो सभी रिएक्शंस कीटोन्स नहीं जो तमाम रिएक्शंस एल्डिहाइड दिखाते हैं वो तमाम रिएक्शंस एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज नहीं दिखाता है। जैसे आपको मैं एक रिएक्शन बता दूं, जैसे सबको पता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं इनको अगर हम NaHSO3 के साथ ट्रीट कर लें, तो सबको पता है एक एडिशन कंपाउंड बन जाता था, ये वाला हो, आप लोगों को याद होगा, RCH है ना, यहां से जुड़ जाएगा OH और यहां पे जुड़ जाएगा क्या, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक एडिशन कंपाउंड बनाता था। अब इसी कंपाउंड को अगर ग्लूकोज ले रहे हम C6H12O6, जिसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप हमने कहा कि होता है, इसको अगर हम सोडियम बाइसल्फेट के साथ ट्रीट कर लें तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, है ना। और एक चीज याद रख लेना, अगर हम एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को रिएक्ट करते थे हम इस कंपाउंड के साथ, NH2OH हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, तो हमें ऑक्साइन बनता था, ये वाला कंपाउंड बनता था, वो प्रॉब्लम को याद होगा, RCH≡NH2, जिसको हम ऑक्साइन कहते थे। क्या कहते थे, ऑक्साइन, है ना। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ग्लूकोज ले लें और उसको रिएक्ट कर लें किसके साथ, इसको पहले रिएक्ट कर लें इस कंपाउंड के साथ, CH3C≡OO, C≡OCH3, इसके साथ ट्रीट कर लें, तो सबको पता है कि हमें ये कंपाउंड बन जाता था। कल हमने डिस्कस किया था CHO, और उसके अलावा हमने कहा था क्या होगा, CH3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स कहा था ना, और उसके अलावा CH2O
C+O CH3, जिसको हमने कहा था क्या ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन जाता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इस हिसाब से इसको भी रिएक्ट करना चाहिए था किसके साथ, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, NH2OH के साथ, मगर ये कोई रिएक्शन दिखाता नहीं है, नो रिएक्शन। तो यहां से ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं कि एल्डिहाइड में ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इस रिएक्शन से या इस रिएक्शन से भी ये एविडेंसेस आ रहे हैं कि एल्डिहाइड्स में ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो शायद फ्री नहीं है, तो यहां से थोड़े एविडेंस आ जाते हैं कि ग्लूकोज में ये ग्रुप फ्री नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है, इसने बॉन्डिंग किया हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का क्या हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और भी एविडेंसेस हैं इसके बारे में जिनको थोड़ा बहुत हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देख लेना, जो ग्लूकोज है इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, है ना। इन कंपाउंड्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बेसिक सेम है, मगर कुछ प्रॉपर्टी जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है ना। इनकी स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है, जैसे इसकी स्पेसिफिक रोटेशन देखोगे तो 111 डिग्री की स्पेसिफिक रोटेशन है, यानी ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन यानी ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को 111 डिग्री रोटेट कर लेता है। ऑन द अदर हैंड ये जो कंपाउंड है बीटा डी ग्लूकोज है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री है, तो उसका मतलब है कि इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितनी है, 19.2, इससे बहुत कम है। तो कम मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है ना। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग होने का मतलब है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ ये भी एक चैलेंज है किसके लिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की। और एक पॉइंट साथ में पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, देखो अभी आपसे मैंने कहा कि ग्लूकोज के दो आइसोमर्स हमें मिलते हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, और दूसरे को हमने कहा बीटा डी ग्लूकोज। मैंने आपसे कहा था कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है 111 डिग्री, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पानी में ग्लूकोज डिजॉल्व कर लोगे तो उस जल्दी से इसकी स्पेसिफिक रोटेशन मेजर कर लोगे तो आपको कितनी आनी चाहिए, 111 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कर लें, अगर इस सॉल्यूशन को हम क्या कर लें, अंडर ऑब्जर्वेशन रख लें, यानी इसकी स्पेसिफिक रोटेशन टाइम टू टाइम क्या करते जाए, चेक करते जाए, तो हम पाते हैं कि पहले तो बेशक इसका स्पेसिफिक रोटेशन 111 डिग्री आएगा, मगर टाइम के साथ आप देखोगे कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होते 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 कांस्टेंट हो जाएगी एट ए वैल्यू ऑफ नियरली 52.5 डिग्री पे फिर कांस्टेंट हो जाता है। यानी इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रहा है, 111 से डिक्रीज होके कहां पहुंचेगी, 52.5 पे, है ना। और दूसरी चीज बीटा डी ग्लूकोज को अगर आप देखोगे, बीटा डी ग्लूकोज को अगर हम देखेंगे तो उसका मैंने कहा कि स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19.2 डिग्री, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन कितनी इसकी, 19.2 डिग्री। अब इसको अगर आप पानी में डालोगे तो पहले तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन वही आएगी 19.2, है ना। और जिस तरह इसको अंडर ऑब्जर्वेशन आपने इसकी स्पेसिफिक रोटेशन बार बार चेक की थी टाइम के साथ, तो इसका भी अगर आप चेक करते जाओगे तो आप पाओगे कि टाइम के साथ इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाएगी एट द सेम वैल्यू, दैट्स कितने पे, 52.5 डिग्री पे। तो उसका मतलब क्या हुआ
कि चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालो या बीटा डी ग्लूकोज को भी पानी में डालो, तो क्या हो रहा है, इनका स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, दैट्स 52.5 पे, है ना। तो इस चीज को हम यानी जो स्पेसिफिक रोटेशन पानी में डालने की वजह से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, म्यूटा रोटेशन। अगर आपसे कोई कहे कि म्यूटा रोटेशन क्या है, तो आप कहोगे द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन विथ टाइम। विथ टाइम यानी टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज आ जाती है, स्पॉन्टेनियस जो खुद से, है ना, स्पॉन्टेनियस जो चेंज आ जाती है, उस चेंज को हम जनरली क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं, है ना। अब म्यूटा रोटेशन क्यों होती है, तो इसका जो कास है मैं आपको बता दूं साथ में यहाँ पे ही। क्या होता है, जब अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बन सकता है। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। आपको बाद में समझ आएगा जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो वो क्या हो सकता है, जब ओपन हो जाएगा तो नेचुरल बात उसको फिर रिसाइकल होना है, तो वो क्या कर सकता है, अल्फा फॉर्म भी बना सकता है, बीटा फॉर्म भी बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि पानी में क्या हो रहा है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है बीटा में कन्वर्ट हो रहा है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा में। तो क्या होगा, आपको एक मिक्सचर बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का, है ना। और उस मिक्सचर में ये देखा गया है कि नियरली 36% अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और नियरली 64% क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। और इस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 52.5 डिग्री आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी में क्या हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है बीटा डी ग्लूकोज में, है ना, और बीटा डी ग्लूकोज चेंज हो रहा है अल्फा डी ग्लूकोज में। तो उसी की वजह से अल्फा की स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो रही है और बीटा की स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा में। तो अल्फा जो कंपाउंड बन गया उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए इसकी स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ जाती है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन पानी में डालने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब इनका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस टाइम पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम में, समझ लो ना। और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें मैंने कहा 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो इस म्यूटा रोटेशन को भी आप ऑन द बेस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए म्यूटा रोटेशन भी एक लिमिटेशन आ गई किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां से कंसेप्ट आ जाता है किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे वही, दैट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात कर लें, तो अगर आपसे कोई कहे कि साइक्लिक ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगर आप एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को करते होंगे। तो हम एक रिएक्शन पढ़ते थे जिसको हम कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें एक एग्जांपल हम करते थे रिएक्शन विद अल्कोहल, हो गया होगा। उस रिएक्शन में हम क्या करते थे कि अगर हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को, यानी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लें, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, आप लोग को याद होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl रिएक्शन होती थी, है ना। तो क्या होता था, ये जो अल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो पोलर होगा विद कार्बन हैविंग स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग स्लाइड नेगेटिव चार्ज,
एंड कार्बन हैविंग स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। तो ये जो ऑक्सीजन है आसानी के साथ इस कार्बन पे अटैक करता था, है ना। अब कार्बन साइमल्टेनियसली 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते थे, तो उस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता था। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से निकलने वाला जो H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता था, तो इस वजह से आपको इस तरह के कुछ कंपाउंड बन जाते थे, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या जुड़ गया OR, है ना। तो एक क्या बन गया, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप पे है और कौन सा है, ये इथर ग्रुप है ना। तो इनको हम जनरली कहते थे हीमी एसिटल्स, है ना। ये हीमी एसिटल्स फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते थे और एसिटल्स बनाते थे, होप आप लोगों को याद होगा, है ना। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं और हीमी एसिटल्स या एसिटल्स बनाते हैं। तो यही रिएक्शन विद इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ही किसके साथ, अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि एक ग्लूकोज का जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ थ्रू ऑक्सीजन जुड़ सकता है ना। तो उसी वजह से जनरली हम कहते हैं कि किसका, ग्लूकोज का क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हो। देखो मैं आपको इस बता दूं कि ग्लूकोज में ये फर्स्ट किलो कार्बन नंबर 1 है ना। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर कौन सा है, 1 है। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 बात कर लें, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6, यानी कार्बन नंबर 6 पे क्या है, CH2OH है, प्राइमरी है ना। और यहाँ पे क्या है, OH को मैं इस तरह लिखता हूँ, चलेगा ना। और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 3 पे याद रखना, यहाँ पे H है और इस साइड में क्या है, OH है। और कार्बन नंबर 2 पे क्या है, इस साइड में OH और इस साइड में क्या है, H है। और कार्बन नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H, क्लियर है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसा माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है कि ऐसा होगा शायद कार्बन नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बनी होती है ना। तो इसलिए माना जाता है कि कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है ना, OH ग्रुप का ऑक्सीजन, इसने शायद अटैक किया होगा कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बोनाइल कार्बन पे क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, क्लियर है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, है ना। और ये जो कार्बन पहले कायरल नहीं था, बाकी ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है ना, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ये पहले से कायरल थे। यानी कायरल समझते हो, यानी एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे और जिसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, उनको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। और कार्बन का प्रेजेंस ही सफिशिएंट कंडीशन है कंपाउंड को ऑप्टिकली क्या होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। तो ये जो कंपाउंड था ऑप्टिकली एक्टिव था इन कार्बन की वजह से। अब क्या हुआ, ये कार्बन भी कायरल हुआ, ये कार्बन भी क्या हुआ, कायरल हुआ, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, है ना। पहले ये कंपाउंड कायरल नहीं था क्योंकि इसके साथ 3 ग्रुप जुड़े थे और 3 ग्रुप एक ही प्लेन में थी, तो नेचुरली इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, है ना। तो अब ये कार्बन भी क्या हो गया, कायरल हो गया। अब इस कायरल कार्बन में जो नया OH ग्रुप बनेगा वो या तो, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल है मैंने पहले आपसे कहा कि प्लेनर होगा, है ना। तो प्लेनर होगा तो अटैक फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकते हैं एज वेल एज रियरर, यानी जितने फ्रंट अटैक के चांसेस हैं उतने ही रियरर साइड के अटैक के भी चांसेस हैं। तो जितने कंपाउंड है ना, जितना प्रोडक्ट फ्रंट अटैक की वजह से बनेगा उतना ही रियरर साइड के अटैक की वजह से भी बनेगा। तो क्या होगा, अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये ग्रुप यहां पे जुड़ेगा, तो नेचुरल बात है OH ग्रुप इस साइड में होगा। ऑन द अदर हैंड अगर रियरर साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है वो इस साइड में चला जाएगा और H इस साइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, उनको हम इस तरह दिखाते हैं। यानी एक क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, 5, ये है CH2OH, कार्बन नंबर 6 है ना।
कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर किसके बीच में, 1 के बीच में बॉन्ड बन गया है ना, यहाँ पे हीमीएसिटल बन गया है, समझ रहे हो। और कार्बन नंबर 5 पे इस साइड में H है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 4 पे इस साइड में OH, इस साइड में H, है ना। यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 3 पे इस साइड में H, इस साइड में OH, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इस साइड में OH और इस साइड में H। अब अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर OH अगर इस साइड में होगा, यानी किस साइड में, लेफ्ट साइड में होगा, तो उसको हम बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा। और H यहां पे होगा तो इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बन गया, है ना। तो दूसरा क्या बनेगा, अगर ये OH अगर लेफ्ट साइड में नहीं होगा बल्कि राइट साइड में होगा, तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा, जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6, है ना। कार्बन नंबर 6 पे तो मैंने कहा CH2OH है, ठीक है ना, CH2OH, है ना। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है, क्लियर है ना। तो ये कार्बन नंबर 1 है। इस बार अगर OH इस साइड में और H इस साइड में होगा, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, OH यहाँ पे H, बाकी सब पोजीशन सेम है। तो इसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे OH की साइड में है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में होगा तो इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो दो डिफरेंट आइसोमर्स बन गए, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो इनको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इन स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया था फिशर ने, तो इसको हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कह सकते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी हम इनको कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों फिशर्स प्रोजेक्शंस को अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो ये जो दो कंपाउंड होंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनमें डिफरेंस किसका है, कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है ना, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे यहां पे OH की साइड में है, लेफ्ट साइड में है, किसमें, बीटा में, और अल्फा में OH की साइड में है, राइट साइड में है, OH की साइड में है, राइट साइड में है, क्लियर है ना। तो इसको मैंने कहा बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे और इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब इन दो कंपाउंड्स यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में मैंने कहा कि कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, तो इन तरह के कंपाउंड्स को हम जनरली कहते हैं एनोमर्स, एनोमर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ एल्डोस यानी जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उनमें क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट होती है, तो उनको हम एनोमर्स कहते हैं। ऑन द अदर, इन केस ऑफ कीटोसिस, जब कीटोसिस की बात होगी तो उस टाइम पे कार्बन नंबर 2 पे OH की पोजीशन अगर डिफरेंट होगी तो उनको भी हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमर्स। और वो कंपाउंड जिनके कार्बन एल्डोस के केस पे, एल्डोस के केस पे इन केस ऑफ कार्बन नंबर 1, और इन कीटोस के केस पे इन केस ऑफ कार्बन नंबर 2 पे अगर OH और H की पोजीशन अलग अलग होगी तो उनको मैंने कहा एनोमर्स, और उनके अलावा किसी और पोजीशन पे H और OH की पोजीशन अगर अलग अलग है तो उनको हम कहते हैं एपीमर्स। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है। तो एनोमर्स के एग्जांपल्स में आप दे सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और उसके अलावा अल्फा डी फ्रैक्टोज और बीटा डी फ्रैक्टोज भी बनते हैं, जो हम आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो हो गए, ये तो हो गया फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो उसके अलावा इनको हम हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये हम क्या करते हैं, इसको एज ए हेक्सागन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 6 कार्बन की एक रिंग बनाते हैं, जिसमें 6 में से एक क्या होता है, ऑक्सीजन, और बाकी 4 क्या होंगे, कार्बन, बाकी 5 कार्बन होंगे, है ना, बाकी 5 क्या होंगे, कार्बन। यहां पे इस तरह दिखाता हूं मैं, जनरली आपको इस तरह, आपको बुक्स में इस तरह मिलेगा, ऑक्सीजन, है ना, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5।
तो क्या करना है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर भी आप इस तरह बना सकते हो। अब क्या करना है, जब आपको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो जो ग्रुप फिशर्स प्रोजेक्शन के राइट साइड में होगा, किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा, उसको डाउन दिखाना है। उसको क्या दिखाना है, डाउन। यानी कार्बन नंबर 1 पे आपको क्या दिखाओगे, OH नीचे, H ऊपर, समझ गए। कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH, यहाँ पे H, समझ रहे हो। और बाकी आप दिखा सकते हो। कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, इस साइड यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा, OH। कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा, H। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज का भी बना सकते हो। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर किस पे, 1 पे OH और H की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे OH ऊपर होगा, यहाँ पे H क्या होगा, नीचे होगा। बाकी स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज नहीं होगी। तो बाकी ग्रुप्स आप दिखा सकते हो। तो इसको मैंने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फार्मूलास कहते हैं, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे फ्रैक्टोज का। खुदा हाफिज़।